सर्कुलर मोशन जो हम 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, उसको कम से कम टाइम के अंदर सारे फॉर्मूला के साथ में और सारी 100% थ्योरी प्लस क्वेश्चन जो पास ईयर के अंदर पूछे गए वो सब क्लियर करेंगे इसके अंदर। सर्कुलर मोशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में और दूसरा डायनामिक्स वाले पार्ट में। जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट होता है ना, वो सेम 1D की तरह होता है। जिस तरह से हम 1D के अंदर डील करते हैं क्वेश्चन से, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और कुछ स्पीड से चल रहा है, कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, कितने टाइम के अंदर कवर करा, जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे 1D में पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में पूछे जाएंगे हमसे। अब काइनेमेटिक्स वाले पार्ट कवर करेंगे पहले, उसके बाद डायनामिक्स पे आएंगे। सर्कुलर मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में और दूसरा डायनामिक्स वाले पार्ट में। जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट होता है सर्कुलर मोशन का, जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट होता है सर्कुलर मोशन का, उसको सेम 1D की तरह डील करना है हमें। जिस तरह से 1D में क्वेश्चन करते हैं उसी तरह से इसमें करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में 3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पता होना चाहिए हमें एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर पोजीशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिन के ऊपर रखी हुई है, ओरिजिन के ऊपर रखी हुई है, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा, यहाँ से चल के यहाँ तक आई, इतना पार्ट उसने कवर करा, या फिर यहाँ से चल के उसकी फाइनल पोजीशन ये हुई और इनिशियल ये थी, इतना पार्ट कवर करा। तो इस पोजीशन वेक्टर जो होता है, ये वाला, ये जो रेफरेंस के ऊपर पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन की लाइन से कितने का एंगल बनाता है वो उसे एंगुलर पोजीशन कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा और यहाँ से चल के वो यहाँ तक आया, तो उसने इतना एंगल कवर करा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का। तो जितना एंगल उसने कवर करा है ना, उसी को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, उसी को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। पोजीशन वेक्टर रेफरेंस लाइन से कितने का एंगल बनाता है उसे बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्लियर है? अब दूसरी चीज आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन एंगुलर पोजीशन। जैसे यहाँ पे चला था, यहाँ से चलना स्टार्ट करा था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया था, वो चल के थीटा इसने कवर करा था 30 डिग्री का। दूसरी बार वो बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक चला, यहाँ थीटा कवर करा उसने 60 डिग्री का। तो जितना थीटा कवर करा उसने रेफरेंस लाइन से, पोजीशन वेक्टर जो है रेफरेंस लाइन पे उसने जितने का एंगल कवर करा है उसे बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या कहते हैं? एंगुलर पोजीशन। और उसी का हम चेंज निकाल लेंगे कि कितना चेंज आया है उसने अंदर। जैसे 60 डिग्री था, माइनस 30 डिग्री, 30 डिग्री का चेंज आया है, तो ये चेंज है, उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थर्ड आती है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये पता लग गया हमें चेंज इन एंगुलर पोजीशन होता है, यानी थीटा होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब जो चेंज होता है ना, ये चेंज होता है हमारा 2 तरीके का। एक होगा फाइनाइट चेंज और एक होगा इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। फाइनाइट चेंज वो होता है जो कि बड़ा चेंज होता है, जिसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, पहले में उसने थीटा कवर करा 30 डिग्री का, दूसरे में कवर करा 45 डिग्री का, तो चेंज आया, वो चेंज आया 15 डिग्री का। ये हम आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 15 डिग्री का चेंज आया। बट जो इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा, बहुत बहुत स्मॉल चेंज, जैसे फर्स्ट में उसने थीटा कवर करा 30 डिग्री का और दूसरा वापस गया 30.0000 का, बहुत स्मॉल चेंज करा, तो उसे स्मॉल के लिए टर्म यूज़ करते हैं हम डी थीटा। क्या यूज़ करते हैं? डी थीटा। और जो डी थीटा होता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डी थीटा हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, जब वेक्टर क्वांटिटी है डी थीटा, तो हमें इसकी डायरेक्शन निकालने आनी चाहिए, हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम डी थीटा की? डायरेक्शन ऑफ डी थीटा, कोई सर्कल है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कल के अंदर इसमें इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, जिस तरह से ऑब्जेक्ट कर रहा है, अपनी राइट हैंगर की फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन के अंदर कर्ल करेंगे। राइट हैंड की फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, ये रहा, कर्ल करेंगे राइट हैंगर की फिंगर को इन द सेंस ऑफ रोटेशन। जिस सेंस में रोटेशन हो रही है उसी सेंस में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे। और जो हमारा थंब होगा, जैसे ये इस तरह से मूव कर रहा है, हमें इस साइंस के अंदर, इस सेंस में हमने राइट हैंगर की फिंगर्स को कर्ल कर लिया, तो जो हमारा थंब होगा, थंब बताएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। जैसे ये इसके अंदर अबव द जा रहा है तो डी थीटा की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर दूसरी तरह से हम लेंगे, अगर मान लो जैसे ये है एक एंगल, ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में घूम रहा था, यहाँ पे इसमें घूम रहा है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंगर की फिंगर को, राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे इन द सेंस ऑफ रोटेशन। ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे रोटेट करेंगे, और जो थंब होगा, थंब का जा रहा है नीचे की तरफ, वो बता देगा हमारा डायरेक्शन ऑफ डी थीटा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डी थीटा बता देगा। अब डायरेक्शन ऑफ डी थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, हमने 3 चीजें देखनी है इसके अंदर।
सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन हमने देख लिया, एंगुलर पोजीशन होता है जो रेफरेंस लाइन है, कोई भी पोजीशन वेक्टर, ये एक पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन वेक्टर हमारा ये है, एक पोजीशन वेक्टर ये है और एक पोजीशन वेक्टर हमारा ये है। ये पोजीशन वेक्टर यहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, थीटा कवर करा इसने पहले 30 डिग्री का, फिर यहाँ से वहाँ चला गया तो थीटा कवर करा 30 डिग्री का। तो जितना थीटा कवर करा है इसने रेफरेंस लाइन से, उसे बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। अब इस थीटा में जो कवर करें इसने 2 थीटा, उसमें जो चेंज आएगा उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन चेंज इन एंगुलर पोजीशन। और यही चेंज इन एंगुलर पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख लेंगे कि जितना जो चेंज करा है उसने कितने टाइम में करा है, उसी को बोल देंगे हम एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी 2 तरीके की आई है, वही एवरेज, एक होगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक होगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एवरेज के लिए सिंपल है थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 मींस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t करेंगे, और इंस्टेंटेनियस d थीटा डिवाइडेड बाय dt। और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड। ऐसा यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकंड। हम यहाँ से देख लो सर, तीनों चीज़ आ गई यहाँ पे, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? हमने डायरेक्शन भी देख ली डी थीटा की, और जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वो डी थीटा के ही, जहाँ डी थीटा की डायरेक्शन होती है वैसे ही ओमेगा की भी डायरेक्शन होती है। जिस तरह से हम डी थीटा की डायरेक्शन निकालते हैं ना, उसी तरह से ओमेगा की भी डायरेक्शन निकालते हैं। जिस तरह से डी थीटा की डायरेक्शन निकालते हैं उसी तरह से ओमेगा की डायरेक्शन निकालते हैं। ये रहा डी थीटा और हमारा ओमेगा, ये हमारे दोनों के दोनों एक्सियल वेक्टर होते हैं। एक्सियल वेक्टर उन्हें कहते हैं जो एक्सिस की तरफ होते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। और ऐसा यूनिट होती है ओमेगा की रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया जाता है, हमें दिया जाएगा रेवोल्यूशन पर मिनट में। अब रेवोल्यूशन पर मिनट को हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन पर सेकंड में। वो कैसे करेंगे? एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल कवर करता है? एक रेवोल्यूशन जब यहाँ से पार्टिकल कहाँ था, मान लो यहाँ था, यहाँ से चलना स्टार्ट करा, यहाँ से चलना स्टार्ट करा, सर्कल है, यहाँ से चल के वापस यहाँ पर आ गया, तो एक रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई एंगल कवर करा है उसने। एक रेवोल्यूशन में उसने 2 पाई एंगल कवर किया है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर किया है। और मिनट को 6 सेकंड में करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 60। तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई बाय 60 से। क्लियर है? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर 3 चीज़ें थी हमारी मेन जो मैं पता होनी थी, ये चीज़ हमने देख ली। अब आगे क्या आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर? एक तो जो हमारा ओमेगा होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, यानी उसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करा है पर यूनिट टाइम में, वो कांस्टेंट होता है। मींस क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जैसे जैसे ये रहा, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ था, जैसे यहाँ से, ठीक है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, वो यहाँ पर है अभी, ठीक है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, यहाँ से चल के यहाँ तक आया, वो यहाँ से चल के यहाँ तक आया, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसने जितना डेल्टा थीटा कवर करा होगा पर यूनिट टाइम में, इसे ही तो ओमेगा कहते हैं, उतना ही टाइम उसने यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल कवर करने में लिया होगा। यानी जितना ओमेगा यहाँ पर होगा उतना ही ओमेगा यहाँ पर होगा। ये हमारा कांस्टेंट होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा ओमेगा जो होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है। ओमेगा हमने अच्छी तरह समझ लिया, ओमेगा क्या होता है? चेंज इन एंगुलर पोजीशन इन पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, वो हमारा ओमेगा होता है। और ओमेगा होता है हमारा कांस्टेंट। अब इस चीज़ का आंसर करो कि पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है या फिर नहीं होती है। देखो जैसे यहाँ पर ये रहो, एक सर्कल है हमारे पास में, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा है। अब जब यहाँ से चलना स्टार्ट करा है उस पार्टिकल ने, तो कुछ उसकी स्पीड है v, उसकी स्पीड है v। अब वो v स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से चल रहा है। जब यहाँ से चल रहा है तो स्पीड उसकी इस डायरेक्शन में, स्पीड उसकी इस डायरेक्शन में यहाँ से चल रहा है, डायरेक्शन उसकी ये है। जब यहाँ पर आ गया तो डायरेक्शन उसकी ये है, यहाँ पर आया तो डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ डायरेक्शन ये हो गई। तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। और जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसके पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो तो कांस्टेंट नहीं होगी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन जो स्पीड है वो स्पीड कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है पार्टिकल की, स्पीड कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन देखते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो यूसीएम के अंदर ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, पार्टिकल की स्पीड भी कांस्टेंट होती है, बट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होती है। ओमेगा का एक फॉर्मूला जो नॉर्मल से होता है वो याद ही होता है हमें, 2π/t और 2πf। तो ये 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। अब 2 चीज़ें आती हैं, यहाँ पे आती है लीनियर वेलोसिटी और ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लीनियर वेलोसिटी हमारी नॉर्मल वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी हमारी नॉर्मल वेलोसिटी होती है, जो चलने वाली वेलोसिटी होती है, जिसे हम चलने वाली वेलोसिटी कहते हैं। जब भी कोई पार्टिकल चल रहा होता है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, जो उसको चलने के टाइम पे होती है। बट एंगुलर वेलोसिटी होती है जब कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है।
कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है तब उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी हमारी नॉर्मल वेलोसिटी होती है, इसे चलने वाली वेलोसिटी कहते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी हमारी घूमने वाली वेलोसिटी होती है। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं हम। जो इसकी डायरेक्शन होती है लीनियर वेलोसिटी, वो टेंजेंट के अलोंग होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है। मीन्स कोई सर्कल है यहाँ पे, यहाँ पर है कोई पार्टिकल यहाँ पर है, और यहाँ से वो मूव कर रहा है। मान लो उसकी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी कहाँ है उसकी, इस साइड के ऊपर है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है लीनियर वेलोसिटी और एक आती है एंगुलर वेलोसिटी। एक होती है लीनियर वेलोसिटी और एक होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लीनियर वेलोसिटी हमारी होती है नॉर्मल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तब आती है जब कोई पार्टिकल सीधा चल रहा होता है, जब पार्टिकल कोई चल रहा होता है तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है उसकी लीनियर वेलोसिटी, वो होती है लीनियर वेलोसिटी। बट कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है यानी घूम रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको याद करने के लिए सिंपल बोल सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमारी चलने वाली वेलोसिटी होती है, वो हमारी चलने वाली वेलोसिटी होती है। और जो ओमेगा होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो होती है हमारी घूमने वाली वेलोसिटी, वो होती है हमारी घूमने वाली वेलोसिटी। अब इसकी डायरेक्शन देखी थी हमने, जो ओमेगा की डायरेक्शन थी वो एक्सिस के अलोंग थी, एक्सिस के अलोंग होती है ओमेगा की डायरेक्शन। हमने डी थीटा की और ओमेगा की डायरेक्शन देखी थी कि दोनों सेम ही होती हैं। किस तरह से निकालते हैं, जिस जिस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा होता है उस सेंस ऑफ रोटेशन में राइट हैंड की फिंगर्स को कल करते हैं और जो थंब होता है वो हमारा डायरेक्शन दे देता है। तो डायरेक्शन जो होती है ओमेगा की वो एक्सिस के अलोंग होती है, और जो चलने वाली वेलोसिटी होती है वी, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के अलोंग होती है। क्लियर है इतना? अब इन दोनों के बीच के अंदर एक रिलेशन होता है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, जो v जो लेना है हमें, v हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए ओमेगा के, v हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए ओमेगा के, और r जो है वो रेडियस है। अब आता है नेक्स्ट टर्म, आता है हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब लिंक हैं एक दूसरे से। जैसे सबसे पहले हमने देखा था एंगुलर पोजीशन, सबसे पहले देखा था हमने एंगुलर पोजीशन, जो कि जितना थीटा कवर करता है वो था हमारा एंगुलर पोजीशन। और एंगुलर पोजीशन के बाद हमने जो चीज़ देखी, एंगुलर पोजीशन के बाद हमने देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था हमारा डी थीटा। जितना चेंज इन एंगुलर पोजीशन होता है उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आया था हमारा एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस जितना उसने एंगुलर पोजीशन कवर किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसने जितने टाइम में, उसे बोल देते हैं एंगुलर वेलोसिटी, उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डोनेट करते हैं ओमेगा के साथ। जिससे किससे हम डोनेट करते हैं? ओमेगा की तरह डोनेट करते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होता है डी ओमेगा बाय डी टी, इसी को हम बोल देते हैं अल्फा। इसी को क्या बोल देते हैं? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये वो एंगुलर एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन को 1D ही की तरह ट्रीट करना है, जब क्वेश्चन आएंगे आगे तो पता लग जाएगा उसमें। जैसे ये रहा 1D, मैंने इसको कंपैरिजन कर दिया था यहाँ पे। जैसे 1D के अंदर क्या होता है, 1D के अंदर हमारा एक्सेलरेशन होता है, 1D में एक्सेलरेशन होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो F डिसाइड करता है। जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन मिलता है और उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव करता है। और यूसीएम में क्या होता है, यूसीएम के अंदर हमारा अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टॉर्क डिसाइड करता है। इसको ऐसे याद रख लो, जब आगे आएगा तब पता लग जाएगी। बस याद रख लो कि डायरेक्शन जो होता है अल्फा की वो टॉर्क डिसाइड करता है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 1D में एफ डिसाइड करता है। ए जो है कांस्टेंट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जितनी भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे उसकी एक कंडीशन थी कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो जितनी भी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल्स टू 2 प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब वैलिड होती थी हमारी। इसी तरह से यूसीएम के अंदर जब हमारा अल्फा कांस्टेंट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो जितनी भी इक्वेशन मोशन होंगी वो हमारी इजीली लग जाएंगी। ओमेगा एफ होगा हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s को ऐसे लिख देंगे हम।
इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ओमेगा एवरेज जब निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और एस एन तब निकाल देते यू प्लस हाफ यू प्लस ए अपॉन टू 2n-1। इसी तरह से ये रहा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा बाय 2 2n-1। ये सब आगे आ जाएंगे अभी क्वेश्चन जब करेंगे, जब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब। और एक चीज़ याद रखना, जब एक रोटेशन होता है 2 पाई रेडियन कवर करता हूँ, बता दिया मैंने ऊपर, ये लिख दिया यहाँ पे ताकि नोट्स के अंदर आ जाए। अब सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है, कोई भी सर्कुलर मोशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन, दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं उसके अंदर। एक एक्सेलरेशन वो होता है जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पे मूव कर रही है, जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब वो जब सर्कल की तरफ मूव कर रही है, हमने किसी ऑब्जेक्ट ली, उसको धागे से बांधा और गोल गोल उसको घुमाया, तो वो जो सर्कल में घूम रही है तो सेंटर की तरफ उसमें एक एक्सेलरेशन लग रहा है, एक एक्सेलरेशन उसके अंदर सेंटर की तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन उसकी टेंजेंट के अलोंग लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है उसे बोलते हैं एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग लगता है उसे बोलते हैं हम एटी, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है जिसे डीवी बाई डी टी कहते हैं, जो वेलोसिटी को चेंज करना। मीन्स इसको ऐसे लिखा है मैंने कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डीवी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है। अब जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करता है एक्सेलरेशन। अगर कोई एक्सेलरेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में, अगर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ये एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है हर सेकंड में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 2 मीटर से इंक्रीज हो जाएगी। हर सेकंड उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज करेगी हर सेकंड में। इसका मतलब होता है ये एक्सेलरेशन का। यानी एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। अब वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकता है, वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकता है, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी स्पीड, जो पार्टिकल स्पीड इनटू डायरेक्शन, स्पीड इनटू डायरेक्शन। जब हम ये बता दें कि कोई पार्टिकल इतने स्पीड से मूव कर रहा है, एग्जांपल कोई पार्टिकल 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड बता रहे हैं। बट अगर हम ये बता रहे हैं कोई पार्टिकल 5 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम उसकी वेलोसिटी बता रहे हैं। जब हम स्पीड को डायरेक्शन के साथ में बोलते हैं तब हम उसकी वेलोसिटी बताते हैं। तो हम वेलोसिटी को चेंज दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम उसकी स्पीड चेंज कर दें या फिर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। तो ये लिखा है, जो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना, वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज करेगा, या तो वो उसकी स्पीड चेंज कर दे या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, मींस मैग्नीट्यूड चेंज कर दे या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन दो तरीके आ जाते हैं। एक एक्सेलरेशन जो होता है जो हमारी स्पीड चेंज करेगा, जो हमारी स्पीड चेंज करेगा उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन बदलेगा उसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है। जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करेगा उसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो स्पीड चेंज करेगा उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं एफ बाय एम। क्या लिखता है, एफ बाय एम। अब एफ इज इक्वल्स टू एम है, ये तो पढ़ा ही है ना हमने, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यहीं से मैंने ए लिख दिया एफ बाय एम। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं। और वी याद रखना, एक बताया था ऊपर, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। इसके अंदर कंडीशन ये थी वी हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए ओमेगा के। क्लियर। दो चीज़ें आ गई यहाँ से, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी आ गया और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया। पहले सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देखते हैं। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर मींस वी ओमेगा। सीधा सा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पूछ लेगा, वेलोसिटी दे देगा और एंगुलर वेलोसिटी दे देगा, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पूछेगा तो हमें वी ओमेगा लगाना है, सिंपल वी ओमेगा। ए सी इज इक्वल्स टू वी ओमेगा, और वी की वैल्यू होती है हमारी ओमेगा आर। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है ना, अगर मैं वी को ओमेगा आर लिख दूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर मैं ओमेगा को लिख दूं वी बाय आर तो ये वी स्क्वायर बाय आर बन जाएगा। तो ए सी के हमारे तीन फॉर्मूले आ गए अभी तक। ए सी इज इक्वल्स टू वी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और ए टी के जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसको लिख सकते हैं एफ बाय एम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। और वी को हम ओमेगा आर लिख सकते हैं, तो वी की जगह ओमेगा आर लिख दिया मैंने, आर बाहर आ गया, डी ओमेगा बाई डी टी हो गया ये। और डी ओमेगा बाई डी टी को हम अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा होता है ना एंगुलर एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ए टी का एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास में आर अल्फा, आर अल्फा। ऐसे फॉर्मूला शीट दूंगा अभी, उसके अंदर लिख रखने की जगह। यहाँ तक हमारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। एसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो भी काइनेमेटिक्स वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के अंदर। ये रहा, जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1।
सर्कुलर मोशन हमने जितने भी काइनेमेटिक्स के पार्ट की थ्योरी थी वो हमने सब कवर कर लिया है। अब जितने भी क्वेश्चन हैं इसके जो भी आए हुए हैं एग्जाम के अंदर या जो पॉसिबल जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते, जितने भी हो सकते हैं वो कर लेंगे अभी। देखो ये कह रहे हैं अ पार्टिकल कंप्लीट 1.5 रिवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कल है हमारे पास में, ठीक है, एक पार्टिकल है यहाँ पर, सपोज एक पार्टिकल यहाँ पर है, उसने 1.5 रिवोल्यूशन कवर करा है, यानी एक रिवोल्यूशन कवर करा, रिवोल्यूशन कवर करा तो वो 2 पाई चला होगा, और उसके बाद 1.5 और चला है। कितना चला है? 1.5 चला है ना। पहले एक रिवोल्यूशन चला, उसके बाद आधा और चला यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे में कवर करा उसने एंगल 2 पाई, और आधे में कितना कवर करेगा? पाई। तो टोटल कितना कवर करा उसने? 3 पाई। तो पूछ क्या रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो पूछ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जितना थीटा कवर करता है टोटल, वो आ गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी आंसर होगा इसका 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle revolving in a circular path complete first 1/3 of circumference in 2 seconds. जैसे क्या? ठीक है, यहाँ ले लेते हैं मैं पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स फर्स्ट 1/3 ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी फर्स्ट 1/3 कवर करा उसने सर्कमफ्रेंस का 2 सेकंड में, नेक्स्ट 1/3 करा 1 सेकंड में। जैसे 1/3 कितना होगा इसका? अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 पार्ट। ये होगा 1/3 वाला पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यानी फर्स्ट 1/3 यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कवर करा है 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। और नेक्स्ट 1/3 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करा है उसने 1 सेकंड में। मैं बतानी है इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ये रही एवरेज। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल देते हैं हम? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मैं लिख देता हूँ सर। एवरेज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, देखो मैं टी तो पता ही है ना हमें, कितना कवर करा है उसने? 3 सेकंड में कवर करा है। पहले 2 सेकंड में उसने इतना पार्ट कवर करा था, उसके बाद 1 पार्ट कवर करा, अब 1/3 पार्ट चला। कितना पार्ट चला? पहले चला वो, अगर हम थीटा कितना कवर करा उसने? पहले उसने 1/3 पार्ट कवर करा, उसके बाद 1/3 पार्ट और कवर करा, तो टोटल कितना चला वो? टोटल उसने 2/3 पार्ट कवर करा। लेकिन इस 2/3 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है इसने हमें? रेडियन में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, एवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे क्या, हम रेवोल्यूशन पर मिनट जो होता था हमारे पास में, उसको मल्टीप्लाई करते थे हम 2 पाई/60 से। किसमें कन्वर्ट करने के लिए? रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसने टाइम हमें ऑलरेडी सेकंड में ही दे रखा है, और दे रखा है ना, 2 सेकंड कवर करा, 1 सेकंड कवर करा, तो टोटल जो टाइम लिखा है हमने ऑलरेडी सेकंड में लिखा है। बस जो हमें थीटा है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें। तो जो 2/3 आया ना, ये यार 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस हम 2 पाई से। 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4 पाई/3। यहाँ रख देते हैं हम 4 वाई डिवाइडेड बाय 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। ये इनिशियल वेलोसिटी अल्फा आर द कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड, अल्फा दे रखा है 1.5। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। कैसे निकालेंगे? इसमें जो इक्वेशन वाले लगते थे फॉर्मूले, सिंपल वही लग जाएंगे। हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा फाइंड करना है हमें ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये लगा के देखें, ओमेगा इनिशियल क्या दे रखा है इसने? ओमेगा इनिशियल दे रखा है इसने हमें 1 प्लस अल्फा दे रखा है 1.5, 3/2 लिख देता हूँ इसे, और टी है हमारा 2। तो आंसर आ गया हमारा 1 + 3 4। द लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ स्टेप इन 15 सेकंड। ये एक चीज़ इसके अंदर ही बता देता हूँ मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट भी ये वाला पार्ट है। देखो जैसे हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। ये मान लो हमारी है आवर एंड, ये है हमारी आवर एंड है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हम, ये है हमारी सेकंड हैंड, और ये है हमारी मिनट हैंड, ये है हमारी मिनट हैंड। अब आवर एंड के लिए ओमेगा कितना कवर होगा? आवर एंड के लिए ओमेगा कैसे लिखते हैं? ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टी लिखते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। 2 पाई तो हमारा ऐसे ही रहेगा। टी कितना टाइम कवर करेगा? ये जो आवर एंड है यहाँ से लेके वापस घूम के यहाँ पर आने में कितना टाइम लेगी? ये लेगी हमारी
एक सुई 12 घंटे बाद ही तो वापस आएगी, जो आवर घंटे की सुई है 1 बजा उसमें दोपहर का, तो वापस 1 पे कब आएगी 12 घंटे बाद, 2π/12। लेकिन ये आवर में है ना, तो हमें कन्वर्ट करना है इसे सेकंड में, तो इसे लिख देंगे हम, इसे लिखेंगे हम 2π डिवाइडेड बाय 12 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, जो आवर एंड होती है उसकी सुई, और जो मिनट एंड होती है उसका भी सिमिलरली ऐसे ही। देखो इसका जब ओमेगा लिखेंगे 2π/t, 2π डिवाइडेड बाय t, 2π। अब जो मिनट की सुई होती है, ये मिनट की सुई है, यहाँ पर मान लो सपोज यहाँ पे 2 बज रहा है, यहाँ पे 2 बज रहा है, तो वापिस मिनट की सुई घूम के 2 पर कब आएगी, 1 घंटे बाद। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो मिनट में इसको सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। इसी तरह से जो हमारी सेकंड की सुई होती है, जो हमारी सेकंड की सुई होती है, इसका ओमेगा लिखेंगे सिमिलरली 2π बाय डिवाइडेड बाय t, 2π। ये वापस घूम के कितनी देर बाद आएगी, 60 सेकंड में आ जाएगी, तो वापस घूम के तो 2π/60 सेकंड की। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। आवर एंड के लिए ओमेगा ये होता है, मिनट एंड के लिए ये, और सेकंड एंड के लिए ये। अब क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे क्या पूछा था, मूव बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमने पूछा था जो लेंथ ऑफ सेकंड हैंड इन वॉच इज 1 सेंटीमीटर, मीन्स ये हमारी क्लॉक है सपोज, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ये दे रखी है इसने हमें 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ स्टेप आफ्टर 15 सेकंड, आफ्टर 15 सेकंड, मान लो यहाँ पर थी तो 15 सेकंड के बाद यहाँ पर आ जाएगी ये, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछनी है। यहाँ पर थी, यहाँ से घूम के यहाँ पर आ गई, इधर जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ये होगी, और इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो वो निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी होती है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करना मतलब उल्टा करके ऐड कर देना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी प्लस माइनस का वी इनिशियल। वी फाइनल की इधर थी वी फाइनल हमारी, वी फाइनल इधर थी, और वी इनिशियल उल्टा करके ऐड करेंगे, यानी उल्टा करके ऐड कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, ये वी था, ये भी वी था, रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा √2v, √2v, √2v। और v को लिख सकते हैं हम ओमेगा r, v को क्या लिख सकते हैं, √2v को लिख सकते हैं हम ओमेगा और r, और ओमेगा को लिखूंगा मैं 2π/t, 2π डिवाइडेड बाय t इंटू r, √2π/t। टाइम की वैल्यू दे रखी थी इसने हमें, ये आ जाएगा √2π डिवाइडेड बाय टाइम, कितने सेकंड के अंदर वापस घूम के आई थी, निकाला था हमने अभी 2π/60, और ये दे रखा था 1, रेडियस लेंथ दे रखी थी इसने हमें 1, लेकिन 1 सेंटीमीटर है ना यहाँ पे, तो हम सेंटीमीटर को, और आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है, तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसे काटेंगे पाई बाय, आ जाएगा 2 3 6 π/30, √2π/30 दे रखा था। ठीक है, इसलिए लगा अभी करा था, दोबारा मैंने वीडियो अटक गई थी तो वापस से करना पड़ा। Next question here. Particle is moving in a circular path with velocity varying with time t. This is the radius of the circular path. The angular acceleration. अल्फा निकालना है इसमें, angular acceleration अल्फा निकालना है हमें, angular acceleration ही अल्फा निकालना है। अब अल्फा निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें, अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा के क्या क्या फॉर्मूले थे, अल्फा किस किस चीज़ के अंदर आया था। सबसे पहले तो हमें ये याद होगा कि इसमें आया था डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी, एक तो इसमें आया था अल्फा। देखो इससे आंसर निकल रहा है क्या, मैं तो वेलोसिटी दी है और ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब कोई और फॉर्मूला होता है, जैसे कि एक देखा था हमने ए टी का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखा था हमने आर अल्फा, और एक्स ए टी बताया था मैंने, ए टी क्या होता है, ए टी होता है डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। इसको यहाँ पे कोट कर दो, वी इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3t + 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3t + 2 इज इक्वल्स टू में आर अल्फा, 3t + 2 इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ये आ गई हमारी dv/dt आर अल्फा, और रेडियस दे रखा था इसने में 2 सेंटीमीटर, t इज टू 10 सेकंड में निकालना है। पहले यहाँ पे रखो t इज टू 2, t इज टू 2 पे इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 3⁶, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 100, 2 to the 4 ही जाएगा, अल्फा आ जाएगा हमारा 400, यही निकालना था अल्फा। 418% किसको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में। तुम अभी देखो ये जो है क्वेश्चन, ये बताओ, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म बोल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब है कि जो वेलोसिटी है ना उसकी वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है जो वेलोसिटी को बदलने का काम करता है। अब सर्कल है यहाँ पे,
जैसे एक सर्कल है, ठीक है? तो पार्टिकल मान लो यहाँ चल रहा है, ठीक है? तो एटी इसका इसी डायरेक्शन के अंदर होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एटी इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा और सेंटर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसे हम एसी बोलते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा ये ये होगा नेट एक्सेलरेशन। और जब नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं ना हम, नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं हम एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर और ये होता है टोटल में रूट, ये होता है नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन इधर आएगा और इधर ही थी हमारी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इधर कितने का एंगल है? 90 का तो है नहीं, ये बोल रहा है परपेंडिकुलर है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर, तो ये हमारा सही है स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पार्टिकल हैज नॉर्मल एज वेल एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के आते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा डायनामिक्स वाला पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लिए थोड़ी लंबी हो सकती है, मैंने कोशिश करी थी इसको कम से कम पार्ट में कवर करूंगा बट उसमें चीज़ें छूट रही थी बहुत ज़्यादा। और जितनी भी कवर करा है ना इसके अंदर एक बार इसको देख के बैठना, जितनी भी चीज़ें आपने 5 से 6 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करी होंगी वो इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कम टाइम के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डायनामिक्स वाला पार्ट। डायनामिक्स वाले पार्ट के अंदर हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा हो तो उस पर जो जो फोर्स लगती है वो सब पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें जो स्टेप्स हैं वो पता करने चाहिए। डायनामिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे हम किस तरह के सॉल्व करेंगे। एक चीज़ पहले पता होनी चाहिए, एक जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन होगी, कोई रेडियल डायरेक्शन और एक होगी टेंजेंशियल और होगी एक्सियल। रेडियल, टेंजेंशियल एंड एक्सियल। ठीक है, जैसे ये रहा, कोई पार्टिकल है यहाँ पे, उस पर फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उस पर, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है इधर, किधर इधर फोर्स लग रही है। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सियल डायरेक्शन होती है एक ये जो कि एक्सिस के अलोंग होती है। रेडियल डायरेक्शन ऐसे होती है और जो टेंजेंट होती है वो होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन के अंदर था हमारा जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा था। ठीक है, अब जब भी इसके अंदर जो क्वेश्चन आ गई नॉर्मल सी चीज़ थी जो बतानी थी मुझे। इसके बाद जो हम स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा सबसे पहले सर्कल आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? सर्कल आइडेंटिफाई करना है। जब सर्कल आइडेंटिफाई कर लेंगे, सर्कल आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसका एफ बनाएंगे, जितनी जितनी फोर्स अगर एफ बनाएंगे। उसके बाद फोर्स के कंपोनेंट करेंगे और फिर हम एफ इजिकल्स टू एम ए कर देंगे। एफ इजिकल्स टू एम ए कर देंगे। एग्जाम्पल है ये रहा, जैसे यहाँ पर है एक फोर्स इधर लग रही है तो इसके कंपोनेंट करेंगे एक रेडियल डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट हो जाएगा जहाँ पे ए सी लगता है। और जब इसको लिखेंगे एफ इजिकल्स टू एम ए, रेडियल डायरेक्शन में ए सी लगता है तो एम ए सी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा। सबसे पहले अगर सर्कल आया, हमने एफ बनाया तो फोर्स इधर डायरेक्शन में लगी थी, तो फोर्स के हमने कंपोनेंट कर दिया, फोर्स के कंपोनेंट कर दिया हमने इस डायरेक्शन के अंदर। ऐसे ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, फोर्स से कंपोनेंट करें टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो यहाँ पे 80 लगेगा, तो एफ इजिकल्स टू एम ए लिखेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पेंडुलम वाला पार्ट। पेंडुलम के अंदर हमें पता है सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने। सिंपल पेंडुलम होता है टाइम पीरियड निकालने का 2 पाई रूट एल डिवाइडेड बाय जी, सिंपल पेंडुलम होता है। और एक होता है हमारा कॉनिकल पेंडुलम जो ऐसे घूम रहा होता है नीचे, उसकी हाइट होती है, लेंथ होती है और थीटा बना रहा होता है। जब उसके अंदर टाइम पीरियड निकालते हैं तो उसके अंदर 2 पाई रूट एल डिवाइडेड बाय जी नहीं करते, उसमें करते हैं 2 पाई रूट एच डिवाइडेड बाय जी, 2 पाई रूट एच डिवाइडेड बाय जी। और ये जो एच होता है ना ये एल, एल का इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा। एल का अगर इधर कंपोनेंट लेंगे तो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे एल कॉस थीटा, ये वाले पार्ट को लिख देंगे एल कॉस थीटा और ये एच आ जाएगा, तो एच की जगह हम ये लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। आ जाओ अब एक चीज़, अब सबसे वाला इंपॉर्टेंट आ गया बेंडिंग ऑफ साइकिल का। ये बहुत ईजी है, अगर समझ में आ जाना एक बार के बस फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए, बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। देखो बेंडिंग ऑफ साइकिल के अंदर एक तो हमारा केस आता है जिसके अंदर विदाउट बेंडिंग होती है, जिसमें बेंडिंग नहीं होती है। नॉर्मल पर्सन साइकिल चला रहा है, कोई बेंडिंग नहीं हो रहा, सीधा चल रहा है। जब सीधा चल रहा है तो उस पर एक नॉर्मल लगेगी आपकी तरफ और नीचे लगेगा एम जी, नीचे लगेगा एम जी और अंदर की तरफ लगेगी एक सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगेगी? एक सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, इसके लिए एक चीज़ याद रखना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है कोई अलग से फोर्स नहीं होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से नहीं होती है। सर कोई भी पार्टिकल को चीज़ को सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायरमेंट होती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बहुत सारी चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। कहीं पे आपको लगेगा फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, कहीं पे अदर फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो कर रहा है हमारा फ्रिक्शन। एक केस ये वाला था विदाउट बेंडिंग का, एक है बेंडिंग का। जब बेंड होगा तो एक थीटा बना लेगा। नॉर्मल हमेशा अबव द प्लेन लगता है, अबव द प्लेन नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगा है तो नॉर्मली कंपोनेंट कर देंगे हम एन कॉस थीटा जो कि एम जी को बैलेंस करेगा। ये बाहर फ्रिक्शन लगेगा जो कि अंदर की तरफ नॉर्मल कंपोनेंट लग रहा है एन साइन थीटा और अंदर की तरफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एफ इजिकल्स टू एम ए लिखा था मैंने, इसे लिखा था मैंने, ये था हमारा एफ इजिकल्स टू ये, एफ इजिकल्स टू एम ए और ए सी था, ए सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर लिख दिया, इसी को समझ में आ गया होगा आपको।
अब देखो यहाँ पे वही जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है उसको नॉर्मल के साथ लग रहा है वो, अब यहाँ पर जो काम कर रहा है इसका वो कर रहा है नॉर्मल का एक कंपोनेंट। अब इसके अंदर आ जाओ, ये रहा सबसे पहले वाला पार्ट है, इसके अंदर हम लेते हैं पहले विदाउट बेंडिंग वाला पार्ट। विदाउट बेंडिंग में नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg को और फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है ये रहा। अगेन देख लो इसे, नॉर्मल वाले विदाउट बेंडिंग वाले पार्ट में जो नॉर्मल है वो बैलेंस कर रहा है हमारा mg को, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg को, और जो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है वो कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिख दिया मैंने, वही चीज़ जो एक्सप्लेन करी है वही है, यहाँ mv स्क्वायर बाहर आ रही है, ये फ्रिक्शन को लिखा म्यू इंटू एन, नॉर्मल को लिखा mg, इसको इक्वल रखा दोनों को, फ्रिक्शन फोर्स की जगह mv स्क्वायर बाहर लिखा और नॉर्मल की जगह जो था हमारा म्यू mg आ गया वो फ्रिक्शन फोर्स। इसको जब सॉल्व करके निकालोगे आंसर तो v इक्वल टू रूट म्यू जी आर आएगा। हमें यही चीज़ याद रखनी है, वो तो मैंने डेरिवेशन बता दिया। वेलोसिटी क्या है, रूट म्यू जी आर। हमें क्या याद करना है, जब भी विदाउट बेंडिंग हो, बेंडिंग ऑफ साइकिल में विदाउट बेंडिंग हो, तो जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी आती है रूट म्यू जी आर। रूट म्यू जी आर क्या वेलोसिटी आती है, रूट म्यू जी आर। बट अगर बेंडिंग हो गई, अगर बेंडिंग हो गई, इसको जब सॉल्व करके निकालेंगे हम तो जो वेलोसिटी आती है वो आती है रूट आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। नेक्स्ट आता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर भी तीन चीज़ें, एक होगा इंक्लिनेशन, मतलब एक रोड है उसके ऊपर कार चल रही है, टॉप व्यू देख रहे हैं हम। अब नॉर्मल लगता है अबव द प्लेन, नॉर्मल इसका इस तरह से लग रहा होगा, नॉर्मल का लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा अबव द प्लेन, और mg नीचे लग रहा होगा, तो नॉर्मल और mg तो बैलेंस हो जाएंगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और अंदर की तरफ एक लग रहा होगा एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जो कि इस डायरेक्शन के अंदर होगा। यही वाला पार्ट एक होगा जिसमें बैंकिंग तो हो रही होगी बट कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और एक होगा जिसमें बैंकिंग भी हो रही होगी यानी इंक्लाइन भी हो रहा होगा, थीटा भी आएगा और फ्रिक्शन भी होगा। अब जो टॉप व्यू वाला पार्ट है इसके अंदर वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन अंदर की तरफ है, तो फ्रिक्शन ही काम कर रहा है हमारा mv स्क्वायर डिवाइड बाई यानी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ये जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ेगी और फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन सिर्फ एक लिमिट तक बढ़ेगा। पढ़ा था ना हमने उसमें एनएलएम के अंदर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक लिमिट तक ही बढ़ता है, उसके बाद वो फ्रिक्शन की वैल्यू जब बढ़ जाती है, फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, यानी गाड़ी मूव करने लग जाती है। तो फ्रिक्शन जो है हमारा लिख दिया, फ्रिक्शन सिर्फ एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो वी हमारे आ जाएगा रूट म्यू जी आर, जो कि पहले आया था बेंडिंग ऑफ साइकिल्स में, वही सेम आता है रूट म्यू जी आर इसमें, जब टॉप व्यू देखते हैं हम इंक्लिनेशन वाले में। अब सेकंड पार्ट आ, जब बैंकिंग तो हो रही है बट फ्रिक्शन नहीं लग रहा कोई, बैंकिंग तो हो रही है मतलब थीटा तो आ रहा है, इंक्लिनेशन है बट कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉर्मल लगेगा अबव द प्लेन। एक कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस थीटा जो mg को बैलेंस करेगा, एक अंदर की तरफ होगा कंपोनेंट एन साइन थीटा। भाई एन साइन थीटा एक कंपोनेंट है, सेंटीमीटर का काम करेगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी रूट आर जी टेन थीटा, ये होती है बैंक वेलोसिटी। और तीसरा और लास्ट पार्ट हो, जब बैंकिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो, इसको सबको कंबाइन कर दूंगा, अगर अभी थोड़े दिमाग के अंदर होश पोज हो रही है तो इसे मैं कंबाइन कर दूंगा अभी थोड़ा लास्ट में। जब बैंकिंग भी आ रही है और फ्रिक्शन भी आ रही है और हमसे पूछ ले मैक्सिमम स्पीड बतानी है, मैक्सिमम स्पीड क्या है, मैंने डेरिवेशन कर रखा है ऑलरेडी बट तुम्हें एंड में फॉर्मूला याद रखना है, इसको समझ लो क्या होता है। नॉर्मल लगेगा अबव द प्लेन, एक होगा एन कॉस थीटा जो कि mg को बैलेंस करेगा, और एक होगा एन साइन थीटा अंदर की तरफ, बट फ्रिक्शन भी आ रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, जिस तरफ टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होती है, जब कार इस तरह से घूम रही है, इस तरह से आ रही है, जब गिरे स्लाइडिंग उस अबव द प्लेन होगी, स्लाइडिंग होगी अबव, तो फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होगा, एक हो गया एफ कॉस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा। तो इसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर का काम कर रहा है, और एम जे प्लस एफ साइन थीटा या नॉर्मल की कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है। जब इसको सॉल्व करके निकालोगे तो वी मैक्स आ जाएगा हमारा ये रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा। पॉसिटी माइनस हो, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा। नीचे जितनी बड़ी वैल्यू से माइनस करेंगे ना उतना ही कम होगी वेलोसिटी, जब मिनिमम है ना तो नीचे प्लस करेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू से डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे हम उतनी ही ज़्यादा वैल्यू कम आ जाएगी उसकी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सीधा फॉर्मूला याद रख लो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा रोटेटिंग फ्रेम में ही लगता है, जब रोटेटिंग फ्रेम में हो, ऑब्जेक्ट को रोटेटिंग फ्रेम में बता रहा हूँ, तब लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने यहाँ पे इसको एक में सब चीज़ें लिख दी थी कंबाइन करके, देखो बेंडिंग ऑफ साइकिल के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा था विदाउट बेंडिंग जिसमें स्लाइडिंग नहीं हो रही है, एक पढ़ा था बेंडिंग जिसमें थीटा आ रहा है। विदाउट बेंडिंग वाले के अंदर की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है रूट म्यू जी आर, और बेंडिंग वाले के लिए निकालना है रूट आर जी टेन थीटा। इसी तरह से सिमिलरली बैंकिंग ऑफ रोड के लिए भी एक जो वेलोसिटी लगेगी रूट म्यू जी आर लगेगा, जिसके अंदर बैंकिंग थी, जिसमें लगेगी रूट म्यू जी आर, बट जिसमें बेंडिंग थी और फ्रिक्शन नहीं था वो रूट आर जी टेन थीटा लगेगा उसके अंदर। देखो ये दोनों चीज़ें इसके सिमिलर हैं, ये दोनों चीज़ें इसकी सिमिलर हैं, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। जिसके अंदर बेंडिंग भी हो और फ्रिक्शन भी हो उसकी वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय वन माइनस म्यू टेन थीटा, और माइनस वाले करेंगे तो नीचे प्लस कर देंगे, ठीक है। और एक जगह मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए हैं सारे आपके यहाँ पे। तो एक ओमेगा रूट जी बाई एच, ये बताता हूँ ये कैसे आया रूट जी बाई एच, ये रूट जी बाई एच ऐसा है आपका ओमेगा, ये रहा। एक टी की वैल्यू ये थी टू पाई रूट एल जी डिवाइडेड बाई जी, और एक ये थी, हमने इसको दोनों को इक्वल रख दोगे तो हमारा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट जी बाई एच, एक करके देख लेना आप, आ जाएगा आंसर। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट जी बाई, और इसको याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, रूट जी बाई एच। ये बल्कि पूरी ये वाला पेज ही इंपॉर्टेंट है, पूरे फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने इसके अंदर।
ये रहा ओमेगा रूट जी बाई एच टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv डिवाइडेड बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू r अल्फा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r जिसको हम ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं और v इज इक्वल्स टू ओमेगा r ऐसे tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r जी ये था v इज इक्वल्स टू r जी tan थीटा था इसको ऐसे लिख दिया मैंने रूट r जी tan थीटा होगा ना ये तभी तो v स्क्वायर होगा मैं तो रूट आएगा हो जाती है इतनी मिसप्रिंट तो और सिंपल पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई रूट h डिवाइडेड बाय g और कॉनिकल के लिए 2 पाई रूट h डिवाइडेड और वही चीज़ जो मैंने बताई थी टेंजेंशियल और एक्सियल के लिए वो चीज़ यहाँ पर रखी है। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं बाकी इसके पार्ट से थ्योरी तो सारी कंप्लीट कर दी है बस क्वेश्चन रह रहे हैं थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या रहते हैं इसके कॉनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल एम नेक्स्ट एन एंगल थीटा 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस ये एंगल है ये हमारा थीटा बना रहा है 45 डिग्री का 45 डिग्री का थीटा बना रहा है सबसे पहले इसी को देख लेते हैं ये है हमारी इसकी लेंथ होगी और ये होगा हमारा आर और टेन थीटा लिखूँ अगर मैं इसको 1045 डिग्री तो इसे लिख सकता हूँ मैं टाइटली पुल बैक एंड थीटा को याद रखना है टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर क्या है हमारा आर और बेस क्या है हमारा ये जो एच था ये एच आ गया यहाँ 1045 डिग्री आ गया हमारा आर अपॉन एच 1045 डिग्री आ गया आर अपॉन एच ठीक है रेडियस दे रखी है 0.4 मीटर एंड इट्स सेंटर इज वर्टिकली बिलो ओ द स्पीड ऑफ पेंडुलम स्पीड निकालनी है हमें इसकी क्या निकालनी है स्पीड v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख सकता हूँ इसे मैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर और ओमेगा को लिख सकते हैं हम एक मैंने बताया ऊपर फॉर्मूला आया था ओमेगा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो यहाँ रूट जी बाई एच रूट जी बाई एच ओमेगा को लिख देता हूँ मैं रूट जी डिवाइडेड बाई एच यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा पी इज इक्वल्स टू ओमेगा की जगह मैंने लिखा रूट जी डिवाइडेड बाई एच और यहाँ पर है ये आर अगर आर को रूट में ले जाता हूँ तो हो जाएगा जी आर स्क्वायर हो जाएगा रूट में जाएगा तो एच अंदर में रूट में अब यहाँ देखो टेन थीटा क्या निकाला था हमने आर बाई एच तो मैं आर बाई एच को 1045 लिख सकता हूँ ये दो आर है ना इसको जी इंटू आर आर स्क्वायर था अंदर क्या था एच और ये पूरा हमारा रूट में था पूरा हमारा रूट में था और आर बाई एच की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा ये था ना यहाँ देखो आर बाई एच को मैं लिख सकता हूँ 1045 डिग्री तो वहीं कर रहा हूँ जी इंटू यहाँ आ जाएगा 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है इंटू और ये एक आर बचा था यहाँ पे और ये पूरा हमारा अभी भी रूट के अंदर ही चल रहा है जी की वैल्यू हो जाएगी 10 आर की वैल्यू दे रखी थी क्या थी हमारे पास आर की वैल्यू 0.4 मीटर 0.4 मीटर से लिख दिया 0.4 रूट के अंदर ये कट जाएगा यहाँ से और रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड आया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वेलोसिटी in meter per second with which a car driver must traverse a flat curve of radius this and coefficient of friction this avoid squatting है देखो avoid skidding जब फिसले नहीं सीधा सा चला जाए तो वेलोसिटी लगाएंगे सीधा सा रूट म्यू आर जी म्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.6 रेडियस इसने दे रखा है 150 मीटर इंटू 10 और ये पूरा रूट के अंदर है पॉइंट से ये कट जाएगा 10 6 15 6 15 6 6 5 30 का 0 कैरी का थी 90 ये हो जाएगा 900 रूट के अंदर तो आंसर आ जाएगा हमारा 30 आंसर आ जाएगा हमारा 30 ये रखा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम मास मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव जैसे ये बोल रहे हैं हमसे ये एक सर्कल है ठीक है ऐसे ये सर्कुलर ग्रूव है ब्लॉक है ऑफ मास 200 ग्राम का ब्लॉक है यहाँ पर है ब्लॉक ये है 200 ग्राम का कितने ग्राम का ये है 200 ग्राम का विथ वर्टिकल साइड वॉल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इफ द ब्लॉक टेक्स 40 सेकंड टू कंप्लीट वन राउंड ये इसके ऊपर घूम रहा है अंदर ये इसके ऊपर घूम रहा है अब जब ब्लॉक यहाँ पर है तो इसके अबव द सरफेस एक फोर्स लगेगा क्या लगेगा नॉर्मल क्या लगेगा नॉर्मल और जो इसको अंदर घुमाने का काम करेगा जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा जो इसका नॉर्मल लगेगा वो उसको सेंटीमीटर फोर्स करेगा यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकता हूँ सेंटीमीटर फोर्स को सेंटीमीटर एक्सेलरेशन देगा सॉरी सेंटीमीटर फोर्स देगा एफ इज इक्वल्स टू एम हो जाएगा एम आ गया ए की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर आर हमें नॉर्मली निकालना है नॉर्मल फोर्स लगानी है अब इसके अंदर फॉर्मूले पुट कर दो वैल्यू पुट कर दो मीन्स एम को लिख सकता हूँ मास था हमारा 200 ग्राम 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई डिवाइडेड बाय टी 2 पाई ओमेगा को सॉल्व कर लेते हैं पहले बाद में पुट कर देंगे
ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, ओमेगा स्क्वायर था, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, 40 इंटू 40, 40 इंटू 40 इसको लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, इसको स्क्वायर कर दिया था ना मैंने, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 इंटू रेडियस कितनी दे रखी थी हमें 20 सेंटीमीटर, 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो कैंसिल, एक से एक कैंसिल, कट जाएगा, 220 हो जाएगा, 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर 10 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 आंसर आ रहा है, -3 ये दे रखा है, बट ये होगा क्या, लेकिन 6.28 है, हमारा आंसर आ रहा है 10 टू द पावर -3, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 10 टू द पावर -2 और -4 ये तो है ही नहीं कुछ, 10 टू द पावर -3 हमारा क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, ये है हमारा आंसर, इसमें से मैच करना है हमें। अगर ये 0.1 होता तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाता, पावर ऊपर माइनस में जाती, पावर पॉइंट हटाता तो माइनस में जाती, -4 आता ये आंसर, अगर 0.1 होता ये, तो यही होगा -4, क्योंकि -2 तो हो ही नहीं सकता, -2 तो जब होगा जब मैं एक पॉइंट आगे लेके जाऊँ इसका, तब पावर जो है माइनस में जाएगी यहाँ पे, सॉरी जब पॉइंट मैं पीछे लेके जाऊँ, नहीं ये चीज़ -2 जब आएगा जब मैं पॉइंट इसका पीछे लेके जाऊंगा, जब मैं इसको 0.01 कर दूंगा ना, तब होगा यहाँ पे -2, लेकिन पॉइंट आगे लेके जा रहा हूँ तो -4 आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में आया भाई। A car of mass m is moving on a level of circular track of radius r if mu represent the static friction between the two and tire of the car, the maximum speed of the car of motion, maximum speed कितनी होगी कार से करूँ, रूट म्यू आर जी अभी करा था, सिंपल क्वेश्चन। ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ऑन रेल विच आर 1.5 मीटर अपार्ट, एक ये है और एक ये, यानी 1 पॉइंट, ये रेल है इसकी 1.5 मीटर अपार्ट है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है 1.5 मीटर अपार्ट, बट ये रेल की स्पीड दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड ऑन रेल विच आर दिस अपार्ट टू नेगोशिएट ऑफ कर्व ऑफ रेडियस, कर्व ऑफ रेडियस, मान लो ये ऐसे है रेल और ये एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे आ रही है, हाइट बाय विच आउटर रेल शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर रेल इज दिया। अच्छा इसको ऐसे देखो, रेल की पटरी एक ये है और एक ये है, एक ये है, सिंपल, ये इतना इसका जो डिस्टेंस दे रखा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.5 मीटर, कितना डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर डिस्टेंस है इसका, तो ये कितनी जो आउटर वाली पार्ट है इसका, ये इसकी हाइट कितनी रखे हैं, ये हाइट निकालनी है हमें, तो ये देखो ट्रायंगल बन गया, ये हो गया हमारा थीटा, सिंपल में tan थीटा लिख दूंगा अगर इसको, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाएगा, ये हाइट डिवाइडेड बाय 1.5, और वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल्स टू रूट आर जी tan थीटा, रूट आर जी tan थीटा, तो रेडियस वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, रेडियस है हमारी 400, रेडियस है 400, 400 रेडियस है, जी की वैल्यू आ गई 10, tan थीटा निकाली हमने h डिवाइडेड बाय 1.5 और ये रूट में है, इसको मैं v स्क्वायर पर हूँ फिर आएगी h डिवाइडेड बाय 1.5, h ही तो निकालना है हमें, और वेलोसिटी दे रखी है हमें 12 मीटर पर सेकंड, 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 400, इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, 2 3 6 2 6 12, 15 इंटू 36, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू में h, इसकी मल्टीप्लाई करके कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज a car of mass this gram negotiate a bank curve of radius 90 meter on a frictionless rod, फ्रिक्शनलेस रोड है तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, हमें क्या निकालनी स्पीड, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी, म्यू क्या हो जाएगा हमारा, फ्रिक्शनलेस है ना तो म्यू तो आएगा ही नहीं ना, तो वेलोसिटी निकालेंगे हम इसका रूट में आर जी tan थीटा,
रेडियस रहेगी 90 मीटर, जी है 10 इंटू टेन थीटा दे रखा है इसने हमें 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1 होता है 900 आंसर आ गया, रूट के अंदर 900 तो आ गया हमारा 30, क्या है 30, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे इसके सारे जो क्वेश्चन थे अभी नॉर्मल जो क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए हमने।